नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। दोस्तों, मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखित बहुत सुंदर रचना है। यह रचना विभिन्न स्त्रियों के साहस, उनकी विचारधारा, उनके जीवन जीने के तरीके और उनके आत्मविश्वास का परिचय देती है। इस रचना में 4 पीढ़ियों की स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। लेखिका इस कहानी में अपनी परदादी, नानी, माँ, अपनी बहनों और समय का उल्लेख करती है। ये पूरा पाठ स्त्री जीवन पर आधारित है। समय के व्यक्तित्व को बनाए रखते हुए समाज में रहना और लीक से हटकर कार्य करना हैरान करता है और अन्य स्त्रियों को भी प्रेरित करता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस कहानी को वर्णित करते हुए लेखिका कहती है कि उनकी एक नानी थी जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा। लेखिका की मां का विवाह होने से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो चुकी थी। लेखिका को अपनी नानी से कहानी सुनने का सौभाग्य तो नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने नानी की कहानियों को जरूर सुना था, जिसका वास्तविक मर्म लेखिका को बाद में समझ में आया। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उनकी नानी एक पारंपरिक अनपढ़ और पर्दा करने वाली महिला थी, जिनके पति विवाह के बाद उन्हें छोड़कर वकालत पढ़ने विदेश चले गए। वहाँ से पढ़कर लौटने के बाद लेखिका के नाना पर विदेशी रहन सहन का रंग और ढंग दिखने लगा, पर लेखिका की नानी पर इसका कोई असर न हुआ था। आगे लेखिका कहती है कि जब कम उम्र में नानी ने समय को मृत्यु के नज़दीक पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती पुत्री यानी लेखिका की माँ की शादी की चिंता ने उन्हें डरा दिया। उसके बाद इसी चिंता के कारण नानी पहले की अपेक्षा अधिक बोलने वाली बन गई। एक दिन नानी ने नाना से कहा कि वह उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलने को इच्छुक हैं। नाना ने बिना किसी सवाल जवाब के अपने दोस्त को लाकर नानी के सामने खड़ा कर दिया। नानी ने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी से कहा, आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का विवाह मेरे पति जैसे साहब से हो। आप खुद के जैसा आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। आगे लेखिका कहती हैं कि नानी की मर्जी के मुताबिक मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे लड़के यानी मेरे पिता के साथ हो गई, जिन्हें बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के अपराध में ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका कहती हैं कि मेरी माँ, नानी और गांधी जी की तरह ही सादा और उच्च विचारों वाला जीवन जीने के आदी हो गई थी। नाना पक्के साहब माने जाते थे, वह सिर्फ नाम के ही हिंदुस्तानी रह गए थे। बाकी तो चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। लेखिका कहती हैं कि मज़े की बात यह है कि गांधी, नेहरू या मेरे पिताजी के घरवाले हों या फिर आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही क्यों ना हो, सभी अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। लेखिका अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहती हैं कि मैंने कभी उन्हें भारतीय माँ जैसा पाया ही नहीं था। ना वह कभी हमें दुलार या लाड प्यार दी, ना कभी उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया और ना ही कभी अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। उनका ज़्यादातर समय पुस्तकें पढ़ने में गुजरता था, बाकी का समय साहित्य चर्चा और संगीत सुनने में बीतता था। जो ये काम वे बिस्तर पर लेटे लेटे ही किया करती थी। घर में पिताजी माँ की भूमिका निभा लिया करते थे। लेखिका कहती है कि छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रहकर अपनी प्राइवेसी बनाए रखने की छूट थी। इसी प्राइवेसी का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और एक छोटा भाई लेखन को समर्पित हो गए, यानी ये लोग राइटर बन गए। आगे लेखिका कहती है कि जब मेरी माँ पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि मेरी बहू का पहला बच्चा लड़की के रूप में पैदा हो। वैसे घर में पहला बच्चा हर बहू का लड़का पैदा होता आ रहा था, लेकिन परदादी की मन्नत भी भगवान ने कुछ ऐसी सुनी कि एक के बाद एक करके 5 बेटियों ने जन्म ले लिया था। एक बार घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे और घर में जागरण था, अतः लेखिका की दादी शोर मचने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर हुई थी। तभी एक चोर ने सेंध लगाई और उसी कमरे में घुस गया, पर दादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से 1 लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के हट के आगे चोर को झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी ले आया, पर दादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हो गए, अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। उनकी बात मानकर चोर बेचारा चोरी छोड़कर खेती करने लगा। लेखिका अपनी परदादी के बारे में यही बताती हैं कि उनके सामने तो अच्छे अच्छे नामी चोर भी फंस जाया करते थे,
लेखिका ने बाद में जब उस चोर को देखा तो वह भला मानुस सीधा साधा बूढ़ा लगा। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, तब लेखिका बीमार हो गई थी। वह उस समय 9 साल की बच्ची थी। लेखिका के बहुत रोने धोने पर भी उसे इंडिया गेट जाकर जश्न में शामिल होने नहीं दिया गया। लेखिका और उसके पिताजी के अलावा घर के सभी लोग बाहर जा चुके थे। बाद में पिताजी ने उसे ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास पकड़ा दिया। उसके बाद लेखिका उपन्यास पढ़ने में व्यस्त हो गई थी और पिताजी अपने कमरे में अपनी किताबें पढ़ने लगे थे। आगे लेखिका कहती हैं कि ये उसकी परदादी जी की मन्नत का ही प्रभाव रहा होगा कि लेखिका और उसकी 4 बहनें लड़की होकर भी किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुए। लेखिका कहती है कि पहली लड़की जिसके लिए परदादी मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जिसका घर का नाम रानी था। दूसरे नंबर पर मैं थी और मेरा घर का नाम उमा था। उसके बाद मुझसे छोटी बहन का नाम है गौरी, जिसे बाहर से सब चित्रा के नाम से जानते थे। वो राइटर नहीं थी। उसके बाद 2 छोटी बहनों का नाम रेणु और अचला था। हम 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव था। लेखिका कहती है कि वक्त की मांग को ध्यान में रखकर मेरी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती है और भाई राजीव हमारी ही तरह हिंदी में लिखता है। आगे लेखिका कहती है कि विवाह के पश्चात मैं बिहार के एक छोटे कस्बे जिसका नाम डालमिया नगर था वहाँ रही, जहाँ की एक अजीब बात थी कि मर्द औरतें फिर चाहे वह पति पत्नी ही क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग जगहों पर बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। लेखिका कहती है कि मैंने वहाँ के चलन से हार नहीं मानी। लगभग साल भर के अंदर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया था। वहाँ अगले 4 साल तक हमने मिलकर कई नाटकों में काम किया। अकाल राहत कोष के लिए भी उन्हीं के माध्यम से पैसा भी जुटाया। बाद में मैं कर्नाटक चली आई थी। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक की उम्र में पहुँच रहे थे। पर लेखिका कहती है कि वहाँ कोई बढ़िया गुणवत्ता युक्त स्कूल नहीं था। उसके बाद लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें उनके और अन्य अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की तथा भिन्न भिन्न शहरों के अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वह अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती। लेकिन लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती थी। वह एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई तथा चारों तरफ पानी भर गया था। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी। सबने कहा कि स्कूल बंद होगा, अतः वह स्कूल ना जाए, लेकिन वो नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वापस लौट कर आई। लेखिका मानती है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने का और अकेलेपन का कुछ और ही मज़ा होता है। ऐसे बहुत अवसर आए जब लेखिका ने अपने जुझारू और जिद्दीपन के नमूने पेश किए, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा ख्याति हासिल हुई अपनी लेखन कला में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक